सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कारोबार किया जाता है, अपना हुनर चमकाया जाता है, सियासत भी चमकाई जाती है, कभी कभी गलत खबरें भी शेयर की जाती है, कभी इसके जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, कभी अपने मुखालिफ पर यहाँ तमाम हदें पार करके दिल की भड़ास निकाली जाती है, जिसका जो दिल चाहता है वो लिखता है, कहता है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अफसोस की बात यह कि अखलाक से गिरे हुए कंटेंट की भरमार होती है आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो हमारी सियासत का हाल है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छे बुरे की तमीज़ अगर हम ये कहें कि ख़त्म हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कैसा कंटेंट होना चाहिए, लोग सोशल मीडिया पर आखिर देखना क्या चाहते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट कैसे बनाया जाता है, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स पे कंटेंट की कितनी जिम्मेदारी होती है, इन सब सवालों का जवाब जानते हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट सोबिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट, खुशामदीद आपको शो में। सोबिया, सबसे पहली चीज़ ही है कि हम अक्सर देखते हैं जी कि कंटेंट क्रिएशन और ये सारी चीज़ें, what is social media content, क्या होता है ये, how it is different from other platforms? अच्छा, so basically what content creation is, जो ब्रांड्स होते हैं, हर इन्फ्लुएंसर की अपनी एक निश ऑडियंस होती है और जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग करवाते हैं हमारी ऑडियंस में, विच देन कन्वर्ट इनटू देयर कह लें बायर्स। ओके, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सर्कल ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बट इसको XYZ ब्रांचेस अब मिल गई हैं जो सब ब्रांचेस बन गई हैं, जिसके अंदर बहुत सारी टिकटॉक की तरफ भी चले गए हैं और डिफरेंट ऐप पे भी चले गए हैं। सो बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना कंटेंट क्रिएशन की, इट इज दिस। ठीक है। अच्छा, सोबिया, मैं ये चाह रही हूँ कि स्टार्ट जो हम अगर एक फर्स्ट स्टेप कहें उसका स्टार्ट कैसे होगा। लाइक अगर मैं ये चाहूँ कि मैं कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करूँ, मेरे दिमाग में वो क्या होना चाहिए कि मेरा पहला स्टेप ये है और मेरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कैची भी हो, लोगों को अच्छा भी लगे और सबसे ज़रूरी बात कि अखलाक से गिरा हुआ ना हो। तो प्लीज़ अगर वो फर्स्ट स्टेप का कंटेंट हो तो प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा अपने रिव्यू। देखें, आप बिगिनिंग लेवल तो यही होता है कि आपको अपनी नीश डिसाइड करनी होती है। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल होती है, कुछ लोगों की ब्यूटी से रिलेटेड होती है, कुछ लोगों की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। दैट इज स्टेप नंबर 1। ओके, उसके अलावा आप जो कह रही हैं कि अखलाक से गिरी हुई चीज़ कोई पोस्ट ना करे, तो देखें ये तो हर इंसान की एक बेसिक ड्यूटी होती है एज अ ह्यूमन इटसेल्फ। अच्छे बुरे का सबको पता होता है, हर चीज़ का अच्छाई में भी यूज़ हो सकता है, बुराई में भी यूज़ हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये इतनी बड़ी ऑडियंस है कि अगर आप इसको सही से यूज़ करें तो इट कैन मेक हेल ऑफ अ डिफरेंस। हाँ, यही चीज़ हो, यही जो सही से इस्तेमाल करने वाली चीज़ थी ना। और मैं आगे चल के ज़रूर इस पे लाऊंगा कि there are people who have got like millions of followers, they have got millions of views, लेकिन वो millions of followers और million of views के साथ हमने ये किया कि हमने दरख्तों को आग लगा दी, वो मिसयूज करना है। यस, जस्ट बिकॉज वन बैड फिश यू कैन से आप सारे लोगों को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, मैं उनकी एग्जांपल लेके सोचती हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल पर्सन, वो एक स्पेसिफिक ऐप पे जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने अपनी ऑडियंस बिल्ड किया है, वो 1 सेकंड के अंदर हाईलाइट हो जाते हैं कि ये पूरे लोग इसी तरह का कंटेंट बनाते हैं, यू नो। सो आपका हार्ड वर्क 1 सेकंड में चला जाता है। अच्छा सोबिया, एक माइंडसेट हम देखते ये हैं कि ये होता है जी कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। जब तक आप अपनी वीडियो में चीखेंगे, बदतमीज़ी नहीं करेंगे तो शायद वो वायरल नहीं होगी या वो लोगों को पसंद नहीं आएगी या वो देखी नहीं जाएगी। इज़ इट ट्रू, ये माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देन अगेन वही बात है, वायरल होना इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट। यू हैव योर ओन टारगेट ऑडियंस। मेरी अगर 1 लाख 1.25 लाख है, मैं उसी को टारगेट करूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैंने कुछ ऐसा बनाना है कि मैं 1 करोड़ आवाम तक पहुंच जाऊं। If it's worth it, people will share it. When it start getting shared, it will get more views. लेकिन सवाल ये भी बनता है ना कि फिर आप अपने फॉलोअर्स में इजाफा भी तो चाहते हैं। लाइक अगर जैसे भी फैसल ने बात की कि जी दरख्तों को आग लगा देना, ये तो आपकी बिल्कुल वैल्यूज से हटके बात है, बेवकूफ़ी थी ना। पर ये किया गया सिवाय सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में और हो जाएं। तो मिलियंस में फॉलोअर्स करने के लिए हम ये नहीं देखते कि सरहदें क्या हैं, हदें क्या है, हम उनको पार करते चले जाते हैं। देखिए, फिर वही वाली बात है कि
अच्छाई और बुराई में दोनों तरीके से अगर आपको फेम मिल रहा है, इट्स अ गुड थिंग, बट आई डोंट कंसिडर इट गुड। अल्लाह ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है कि आप उसको यूज करें। आपने इतना एक गंदी हरकत किया है लिटरली, कि आपने कितनी चीजों को डैमेज किया अलॉन्ग विद योर ओन रेपुटेशन, जो आपने शायद इतने सालों में बनाई है। सो मेरी नजर में ये बहुत ही बेवकूफी की हरकत थी। अच्छा सोबिया, एटलीस्ट हम लोग नहीं करते, अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स। अब एक चीज होती है कि इनिशियली मार्केटिंग में एक चीज इस्तेमाल होती थी, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, ठीक है जी। अब वो चीज़ जो है जब आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखते हैं, तो अब जिसको आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं, यानी कि जो लोगों पे असर रखते हैं, जिनकी बात, जिनकी कही हुई बात या जिनकी बनाई हुई वीडियो, जिनका कहा हुआ कंटेंट, जिनका बनाया हुआ कंटेंट वो लोगों पे असर रखता है। ब्रांड्स देखते हैं कि जी आप कितने असरदार हैं और फिर वो आपको अप्रोच करते हैं कि जी ये मेरी फला ज्वेलरी है, आप इसको पहन के दिखा दें। एग्जैक्टली, पीआर पैकेजेस जो आपको आते हैं, और ये फला प्रोडक्ट है, मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट, तो इसकी आप कर दें ना। कितनी ज़्यादा ये जिम्मेदारी आयद होती है उस बंदे या बंदी पे जो इस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है कि वो ठीक प्रोडक्ट है भी या नहीं है, वो ऑल स्किन टाइप के लिए है भी या नहीं है, और वो जेवर पायदार है भी या नहीं है। सो भी एक और चीज इसमें ऐड कीजिएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा देखा कि जिनके पास पीआर पैकेज आते हैं, ओके उन्होंने उसको कहा कि जी हम ये पेड आपकी वीडियो बनाएंगे, पैसे ले लिए, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, खराब है, अच्छी है या नहीं अच्छी, उसको सही तरीके से वो बता भी नहीं पाते, और फिर वो वीडियो फेंकी जाती जी सोशल मीडिया पे, लोगों को गुमराह भी किया जाता है। अच्छा देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ। कोई भी ब्रांड आपको जब रीच आउट करता है और आपको अपनी कोई चीज भेजता है, वो हमारे पास अमानत होती है, नंबर 1, ठीक है। सेकेंड चीज जो ये आती है, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी जो भी प्रोडक्ट हमसे रिलेटेड है, जो हमने अपने ऊपर ट्राई करनी है, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क अ पर्सन एंड एन इन्फ्लुएंसर इज टेकिंग। जी, आप खुद सोचें हमारे पास कितनी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक हफ्ते में शायद 20 डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, फॉर हेयर केयर, फॉर स्किन केयर, एवरीथिंग विच वी आर यूजिंग ऑन आवर ओन स्किन। ऐसा नहीं है कि हमें रिएक्शंस नहीं होते भी हैं, 10 प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट देन अगेन इफ अ पर्सन इज चार्जिंग फॉर दैट, आई थिंक वो हक है। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि कोई चार्ज कर लेता है और उस चीज को यूज नहीं कर सकता, तो वो गलत है। मैं उस चीज को प्रमोट करती हूँ जो मैं अपने पे यूज करती हूँ, जो मुझे लगता है विच इज नॉट समथिंग विच विल सूट मी, या जो मेरे उसके साथ जाएगा नहीं, मैं वो ब्रांड को बड़े आराम से बता देती हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड लाइक टू एंडोर्स, क्योंकि ये चीज मैं अपने पे यूज ही नहीं कर सकती, ये मेरे साथ जा ही नहीं सकती। तो एटलीस्ट आपका जो ऑनेस्टी लेवल है ना, वो वहां जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। आपका ग्रीड लेवल थोड़ा कम होना चाहिए। नहीं, लेकिन सोबे ये ऑनेस्टी लेवल आप शो करती है ना, बहुत सारे लोग नहीं करते। वो कहते हैं जी आ रही है चीज आप आने दे, कोई मसला नहीं, हमने एक वीडियो तो बनानी है, लेकिन प्लीज अपनी इस वीडियो के साथ ईमानदार जरूर है। सोबे बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो प्लीज जब भी आप सोशल मीडिया पे कोट करें तो ये देख लें, हैं फैसल, कि भाई इसका कंटेंट, ये चीज अच्छी है, मैयार के मुताबिक है या नहीं, और आपके जो फॉलोअर्स है ना, क्या उनको आप क्या सही एजुकेट कर रहे हैं या नहीं, ये बड़ी जरूरी चीज। क्योंकि जब ये कहा जाता है ना कि फला चीज से फला फॉलोवर आते हैं, तो आई एम सॉरी, बहुत सारी इनडिसेंट चीजें हैं, आप उनको लगाना शुरू कर देना, तो फिर वो जो हदें हमने बनाई हुई हैं वो कहाँ रह जाएंगी, इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अबरे रहमत कभी भी बरस सकता है और इसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि लाहौर में एक ऐसी तारीख़ी इमारत वाक़ है जहां महारानियाँ रहती थी, और इस इमारत में कौन कौन से राज दफन हैं, शाहीन मिशाल हमें बताएंगी। सिख सल्तनत की ऐसी बहादुर रानियां जो पगड़ियां बांधकर अंग्रेजों से लड़ती रहीं, लेकिन अपनों से हार गई। ये कहानी है ऐसी इमारतों की जहां मशहूर महारानियां गुमनाम सुला दी गईं। इस्लामिया कॉलेज लाहौर, जहां सिख सल्तनत की ऐसी तारीख मदफन है जो आंखों से ओझल है,
जिससे शायद चंद तारीखदान ही वाकिफ होंगे। ये राज क्या है, आइए इन्हें खोजने की कोशिश करते हैं। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के अंदर ये इमारतें कई सालों तक राज रहीं। फिर मुहक्किकीन ने पौने 200 साल बाद गुमनाम इमारतों की पहचान ढूंढ निकाली। मालूम हुआ यहाँ 3 बहादुर रानियों की राख दफन है। कदीम दौर में तो ये समाधियाँ कॉलेज बन भी गया था, लोगों को पता नहीं था ये इमारतें किस चीज़ की हैं। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं अब भी कहते हैं वो मंदिर के पास आइडेंटिफाई करना हो तो कहते हैं मंदिर कह देते हैं। अब हमने बाहर एक नेम प्लेट लगवाई हुई है, लिखा हुआ है समाधियों का मुख्तसर तारुफ। उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया भारत में, सिखों ने स्पेशली, और उनकी कोशिश है कि इसी ज़ुबान में गुरमुखी में लिखवा कर भी एक प्लेट लगवाई जाए। इन महारानियों ने जिंदगी इंतहाई शान शौकत और सिख सल्तनत पे राज करते गुजारी, मगर जिंदगी के आखिरी लम्हात इंतहाई अजियतनाक और मौत दर्दनाक मिली। पहली समाधि बड़ी महारानी राजकौर की है, जिसने राजा रंजीत की सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन पुरस्रार तौर पर मर गई। जो नकायन थी वो बहुत ज़्यादा जंगी और फ़ौज के मामलात में बड़ा दिलचस्पी रखती थी। सियासत के अंदर उसकी बसीरत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसने बहुत सी जंगी मुहिमात में हिस्सा लिया। एक जो मुहिम थी 1818 की मुल्तान की, उसमें वो खड़क सिंह के साथ खुद उस मुहिम पे गई और उस मुहिम पे उसने शामिल हुई। दूसरी महारानी चंद कौर ने अपनी बहू साहब कौर को इसलिए मरवाया कि वो सल्तनत को शहजादा न दे सकी, लेकिन किस्मत देखिए, चंद कौर अपनी मुलाजमाओं के हाथों मारी गई। साजिश से नकाब हट न जाए, इसलिए मुलाजमाओं की जुबानें नाक और कान काट कर दरिया में फेंक दी। महारानी चंद कौर का जो कत्ल हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पुरस्रार था। कहा जाता है कि हवेली नौ निहाल सिंह जो कि मोरी दरवाज़ा में वाक़ है, वहाँ उसकी कनीज़ों ने शेर सिंह और उसके मुखालिफिन के कहने पे उसको कत्ल कर दिया गया। ये 3 समाधियाँ उन सास बहुओं की हैं जो साजिशों की भेंट चढ़ी, कत्ल हुई, मार दी गई, और यहाँ आज भी सिर्फ बेचारगी की यादगारें हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। चलें जी, अब जरा बात करते हैं बारिश की। अब्र रहमत ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारे इंतजामात की वजह से अपने जहमत हो जाते हैं, क्योंकि इंतजामात होते ही नहीं हैं। तो ज़्यादा बारिश होगी तो जनाब ज़्यादा पानी आएगा, तो इसलिए ज़्यादा इंतजामात करने चाहिए। और स्पेशली कराची, यहाँ पर बरसाती नालों की सफाई के लिए सूबाई हुकूमत ने 52 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस की है। वैसे फैसल, आप तो मतलब माशाल्लाह से आप बचपन से देखते हैं, ये मत कहिए आप तो नाले साफ करते रहे इस तरह की कोई आप बात करने वाले। मैं कह रही हूँ आप बचपन से कराची का माहौल देखते रहे, ये रकम मुख्तस हो जाती है और काम होता है। मैं मेरा बचपन छोड़े, आपने जवानी यहाँ गुजार दी, आपने देखी है ये रकम 4 साल गुजार दी ना। जवानी आप यहाँ नहीं फिर भी है, फिर भी यानी आप कहना चाह रही है कि अभी है, अभी है। लेकिन जनाब अली जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी, ये सारी रिपोर्टिंग करते हुए खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद आलम, बल्कि उनकी रिपोर्ट है वो आपको हम दिखाते हैं। हर साल कराची में होने वाली बारिशें शहरियों के लिए अजियत बन जाती हैं और उसका सबब है ये भरे हुए बरसाती नाले जो कचरे से लबालब भर चुके हैं। इस साल भी हुकूमत सिंध ने 52.5 करोड़ रुपए की रकम नालों की सफाई के लिए मख्तस की है। ये नाले कहाँ कहाँ साफ़ हो रहे हैं, इनकी सफाई के लिए क्या हिकमत अमली है, और शहरी जो ख़ास तौर पर इन नालों के अतराफ़ रहते हैं वो क्या सोचते हैं, जानते हैं, मालूम करते हैं उन्हीं की ज़बान में। इस टाइम जो बरसात के हवाले से माहौल है, हमारे नाले काफ़ी चौक हैं। अगर इस दफ़ा भी बरसात हो गई तो हमारा ये गोड़ फिर डूब जाएगा। नाला इसलिए सफा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे तवज्जो नहीं हो रही है, इतना कचरा भरा हुआ है, यहाँ पे आते ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ये कराची को समझो कि ये बेसहारा छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। नाले का पानी भरता है, मच्छर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, बीमारियां 10 पैदा हो रही हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। नाले साफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे नदी मार्केट को सुकून हो जाएगा। ज़रा सा हम बहुत परेशान हैं नालों की वजह से। हमारी दुकानों में 7-7 फुट ऊपर पानी आता है। यहाँ पे वोट के लिए पीपल्स पार्टी, MQM, PSP, जमात इस्लामी सब चले आते हैं,
लेकिन काम के लिए सर कोई भी नहीं आता। नालों को छोड़े आप गलियों में देखें, घरों से पानी निकल रहा है गटर का, क्योंकि मेन नाले साफ होंगे तो घरों की लाइनें भी साफ होगी ना। बारिश में तो यहाँ बहुत पानी होता है, इतने इतने पानी में हम जाते हैं बच्चों को लेने, अब वैन आती है अंदर नहीं आती, वहीं रुक जाती है जाकर। बादल छा रहे हैं तो आप लोग इधर आ रहे हैं, इसके बाद आप भी नहीं आएंगे। सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि सर यहाँ मेहरबानी करके काम करा दे, अभी तक यहाँ का काम नहीं हुआ, हम बेहद परेशान हैं, यहाँ हमारे यहाँ मौतें हो चुकी हैं। सरकारी दावों के बावजूद शहर के बेशतर बरसाती नाले अब भी कचरे से भरे हैं और उनकी मुकम्मल सफाई शुरू नहीं की जा सकी है। शहरी कहते हैं कि जब तक इन नालों से तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया जाता, सफाई मुमकिन नहीं हो सकती और शहरी हर साल की तरह इस साल भी बारिशों के मज़े नहीं ले पाएंगे। देखना यह है कि आइंदा आने वाली बारिशें शहरियों के लिए रहमत बनती हैं या गुज़िश्ता बरसों की तरह ज़हमत। इसका अंदाज़ा भी जल्द हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। कैमरामैन सनाउल्लाह डाहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जो पिक्चर बाकी है वो भी अब थोड़ी सी हम दिखा देते हैं, और वो ये कि ये आपने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जाने से लेकर अमवात होने तक कराची के बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से तमाम तर चीजें होती हैं। और वो वाला टाइम याद आ गया जब बहुत बारिश हुई थी और हम जगहों पर रुक गए थे और हम ट्रक में थे और पानी ट्रक के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया था। चले जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। पानी ट्रक के ऊपर से स्कूल के बच्चों की हो रही है छुट्टियां, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि जो वालिदैन हैं वो ज़रूर यार इसको गौर से देखें। क्यों? क्योंकि आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि कैसे इनको कारामद बनाया जाए। अच्छा, वैसे मुझे अपना याद है वो एक हॉलीडे होमवर्क मिलता था, वही जान का अजाब होता था। पूरी छुट्टियां ना वही करते थे। क्या ही फायदा ऐसी छुट्टियों का जो हॉलीडे होमवर्क में गुजार दीजिए। और जब वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था ना, तो फिर आखिरी दिन पे ना मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि आप भी लिख दें थोड़ा सा, मेरा होमवर्क लिख ही ना दें। फिर वो कहती थी बेटा मैं लिख ही ना दूं। तो ये होता जरूर, लेकिन अब जमाना बदल गया। अब एग्जैक्टली अब जरा चेंज आ गया। अब चेंज जो आया है इसको यूटिलाइज करना बड़ा जरूरी है। इस चेंज को अच्छा चेंज बनाना है। गर्मियों की छुट्टियों को किस अंदाज से गुजारा जाए। याद रखें कि फुर्सत के लम्हात किसी नेमत से कम नहीं होते। ये हम जैसे लोगों से मुझे जिन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, जिस हद तक मुमकिन हो सके अपनी फुर्सत को कारामद बनाएं। और अक्सर बच्चे अपनी छुट्टियों को ज़ाया कर देते, तो प्लीज़ बच्चों गौर से सुन लो। जो बच्चे स्कूल नहीं गए हुए ना, उनके लिए कह रही हूँ मैं, और जो वालिदैन स्कूल बच्चों को स्कूल भेज चुके हैं एग्जैक्टली, और जो बच्चे और वालिदैन इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए तो वालिदैन का किरदार बड़ा ज़रूरी होता है। इसलिए क्योंकि उन्होंने बच्चों को देना होता है ट्रैक कि बच्चे आपने ये करना है, छुट्टी में 1 महीना ये करना है, 15 दिन ये करना है। तो यूथ ट्रेनर उमैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी सलाम महक, गुड मॉर्निंग, आई एम वेल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो इस वक्त माई स्पेशली हमें सुन रही है ना, होता ये है कि बच्चे पूरी छुट्टियां रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कार्टून देखते हैं या टीवी देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज हम बच्चों को, माओ को एक ऐसा ट्रैक दें, एक ऐसा तरीका बताएं, एक ऐसा हम बताएं कि जी आपने ऐसी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों की प्लान करनी है। सो गर्मियों की छुट्टियाँ माँ बाप किस तरह से प्लान कर सकते हैं? जी, आपने जो बात बताई वो सिर्फ बच्चों की तो नहीं है, वो तो बड़ों की भी बात है। बड़े भी देर तक जागते रहते हैं, हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं, क्योंकि फोन हमारे दरमियान एक ऐसी चीज है महक जो कि बहुत आगे है, बहुत डेवलप्ड है और हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है और वेकेशन में ही बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आपकी बात से मैं पहली बात तो ये करूंगा कि प्लान करें। बगैर प्लान के बड़ी चीजें मुमकिन नहीं होती, या जब आपके पास 2 महीने मौजूद हो यानी 8 हफ्ते मौजूद हो। आप जानती हैं कि साइकोलॉजी कहती है 21 दिन में आदतें तब्दील हो जाती हैं। तो अगर आप इन 8 हफ्तों को प्लान कर सके और उस प्लान में मजा भी डालें, आराम भी डालें, कोई नई चीज सीखने वाली भी डालें, दोस्त यार रिश्तेदार भी होते हैं, फैमिलीज ट्रैवल भी करती हैं, तो मेरी नज़र में इन 8 हफ्तों का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। और फिर उनके लिए ज़्यादा आसान भी होता है कि वो जो होमवर्क जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी हो जाता है, अगर साथ और एक्टिविटीज़ भी हो रही हो। तो एक तो ये कि 8 हफ्ते का कैलेंडर साथ मिलके माँ बाप और बच्चे अगर मिलके बनाएं कि क्या क्या करना है, तो आई थिंक ये एक अच्छी इब्तिदा होगी।
अच्छा उमैर, अब इसमें हम इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजिकल, अगर आपने कुछ बच्चे को करवाना है उसको प्लान कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे समर कैंप्स और बूट कैंप्स और बहुत सारे बच्चे तो हाँ, बहुत सारे बच्चों तो ऑब्वियसली क्रिकेट पे भी लगाते हैं, ठीक है, हर जगह लगाना चाहिए भाई जिसकी जो, लेकिन इसकी इब्तदा जैसे आपने बात की ना वो बहुत खूबसूरत थी। पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के डिसाइड करें, बेटा अच्छा तुम्हें ये मज़ा आ रहा है, तुम्हारी ये कैपेबिलिटी है, तो चलो अब ये करते हैं, रादर देन ये कि नहीं तुमने मोबाइल नहीं देखना, तुमने यही करना है। इस चीज़ को किस तरीके से प्लान किया जाए, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ऑल्टरनेटिव्स ही चाहिए होते हैं। मैं आपको एक चीज से रोकूं और दूसरी चीज ना बताऊं। दूसरा, आपने जो बात की कि अगर सिर्फ डिजिटल, अगर फोन, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी और फैमिलीज इतना फोन से जुड़ी हुई होती हैं, समर वेकेशन ये भी टाइम होता है कि आप अपने स्कूल के अलावा और बच्चों के साथ जुड़ के चीजें सीख सकते हैं, जिसमें समर कैंप्स होते हैं, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम्स आपको बेशुमार होते हुए मिलेंगे इस टाइम में। आईटी के अब बेशुमार ऐसे कोर्सेज हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि आप 4-6 हफ्ते में ना सिर्फ सीख जाते हैं बल्कि कमाना भी शुरू कर सकते हैं। तो अच्छा तवाजुन होना जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ना हो बल्कि इर्द गिर्द भी जो एक्टिविटीज हैं उसमें अगर हिस्सेदारी हो तो आई थिंक ज्यादा अच्छा बनता है। आपने दुरुस्त कहा कि बच्चों को एक्टिविटीज का अल्टरनेटिव देना बजाय इसके कि चीजों से रोकना। तो मुझे अपना बचपन याद है, मेरे जून जुलाई हर साल जो है हम कोई ना कोई लैंग्वेज कोर्स या कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स, उस वक्त इसी नाम से जाने जाते थे, लैंग्वेज कोर्स, अंग्रेजी का कोर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं। और सारे बच्चे आप देखें कि वेकेशंस के अंदर जरूर अपनी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर करते थे। साथ साथ वेकेशंस टाइम होता है उन बच्चों के लिए जो कि कैचअप नहीं कर पा रहे होते अपने सालाना स्टडीज के साथ। उनको मौका मिलता है कि 2 महीना आगे कुछ नहीं बढ़ना स्कूल के अंदर, आपके पास मौका है कि आप कवर कर सके और जितना आगे कर सके वो भी कर सके। कुछ बच्चे एडवांस में ये करते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। तीसरा, जो आपने भी बात की कि माँ बाप और बच्चे मिलके, तो जब भी आप बच्चों से मिलके प्लान करेंगे कि अच्छा जाना कहाँ है, तो यकीनन बच्चों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, हर किसी को जाना एक्साइट करता है। तो बजाय इसके कि इस पे भी माँ बाप कहें कि हम यहाँ जाएंगे, इस तारीख को जाएंगे और सब जाएंगे, अच्छा हो सकता है अगर मिल के इसका फैसला किया जाए। लेकिन उमैर, इसमें वो बेचारे वालिदैन क्या करें जो कि खुद जॉब कर रहे हैं, जैसे अम्मा भी ऑफिस गोएंगे, अब्बा भी ऑफिस गोएंगे, तो फिर यकीनन उन्हें अपने जरा कैलेंडर को देख के जरा सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, मैं उन माँ बाप को तड़ी लगाना चाहूंगा। मैं 15 साल से ऐसे इदारों के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ ये माता पिता नौकरियां करते हैं, ये खुद नहीं लेते लीव्स। हाँ, अच्छा। हर किसी की सालाना लीव होती है, ये लीव लेते नहीं है, जाय करते हैं। और अगर लेते हैं तो ऐसे टाइम पे लेते हैं जिसका ना उन्हें फायदा होता है ना बच्चों को फायदा होता है। अच्छा उमैर, मैं एक ये भी चाहती, जैसे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को समर कैंप नहीं भेज सकते, कहीं ले जा नहीं सकते, कोई उनकी आउटिंग प्लान नहीं कर सकते, सो उन बच्चों के लिए ये बड़ा अच्छा होता है कि उनकी आउटडोर गेम्स हो। मुझे याद है कि मेरे बचपन में इतनी ज़्यादा आउटडोर गेम्स होती थी कि वो मगरिब से पहले ना अम्मा ना डांट के खींच के घर के अंदर लेकर आ रही होती कि बस बहुत हो गए खेल लिया, अब घर के अंदर चलो। तो आई थिंक वालिदैन को इस लिहाज से भी सोचना चाहिए कि भाई आउटडोर गेम्स प्लान की जाए बच्चों की, चाहे आप आपस में कज़न या फ्रेंड्स जो कि बाहर एक गेट टुगेदर रख रहे हैं वो आप आउटडोर गेम्स पे गुजारें। जो आपके फ्रेंड्स घर आके वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, आप उन्हें बताएं कि भाई अब आपका ये टाइम है, इसमें आपने आउटडोर गेम्स करनी है, और सख्ती से कहा जाए। जी, आउटडोर गेम्स फिजिकली और मेंटली भी बहुत आपको हेल्प करती हैं, जो कि एट टाइम्स डिजिटल गेम्स नहीं कर पाती, और हमारी आसानी हो गई है। बच्चे अपने अपने घरों से अपने फोन्स पे जुड़ के एक ही गेम खेल रहे होते हैं। आपको पता है फिजिकली मिलना और इस गर्मी में आउटडोर खेलना, अब जरा बच्चे भी इस मामले में मुझे लगता है एहतियात करते हैं और कम बाहर निकलते हैं। लेकिन मैं डेफिनेटली इनकरेज करूंगा, अगेन इसमें फैमिली प्लान चाहिए होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए भी फैमिली की सपोर्ट होती है। नंबर 2, हमारे इर्द गिर्द कम्युनिटी में कुछ जगहें होती हैं जो कि हम बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करते। कम्युनिटी पार्क्स होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी हमें ऑफर करते हैं। कुछ ना कुछ है आउटडोर जो कि स्पोर्ट के अलावा भी, मिसाल के तौर पे देयर इज गार्डनिंग, कुछ बच्चे स्विमिंग, कोई स्किल सीख लेते हैं। स्विमिंग इज अ सर्वाइवल स्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो इसमें बच्चों को मजा भी आता है, उनका रोजाना का कमिटमेंट भी होता है। तो अगर आप कुछ इस तरह के 3-4 बड़े ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर लेना बच्चों के साथ,
जिसमें एक स्किल है, एक लेट्स से कोई किताब है जिसपे आपने पढ़ने पे लगा है, अदर देन द करिकुलम, एक उनका करिकुलम को कैचअप करना है, और चौथा लेट्स से डेली फन एक्टिविटीज जो वो विद इन द हाउस करते हैं। तो आपके पास एक बड़ा अच्छा दिन का स्केड्यूल बन जाता है, और माँ बाप ये बहुत चाहते हैं कि बच्चों के पास इंगेजमेंट हो करने के लिए, और बच्चे भी अगर एक्टिविटीज स्विच हो रही होती हैं तो कम बोर होते हैं और हर एक्टिविटी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म। और अगेन वही इसमें पेरेंट्स का जो रोल है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बेहद शुक्रिया उमैर आप हमारे साथ मौजूद। यकीनन जो पेरेंट्स और स्पेशली जो माएँ हमें देख रही हैं, क्योंकि वो अब्बा ये कहते हैं कि भाई देखो बच्चे की रूटीन सेट करना ना तो तुम्हारा काम है, मैं तो दफ्तर चला जाता हूँ। तो जो माएँ देख रही आई थी उन्हें पता चल गया होगा कि बच्चे की रूटीन ये दोनों पे जिम्मेदारी आयद होती है। आप उसको कोई कोर्स कराना चाहें, आईटी का कोई लैंग्वेज सिखाना चाहें, या फिर बाहर स्विमिंग सिखाना चाहें, खुदा का वास्ता सिखाएं। यही वो दिन है जब आपकी आपस की कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जब हाजिर होंगे तो बहुत सारी मजीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा ही मेगा इवेंट का फाइनल हुआ यूएफा, और यूएफा हो कि फीफा वर्ल्ड कप जो आने वाला है 2022, उसके लिए फुटबॉल जो है वो तो जनाब अली मेड इन पाकिस्तान है। यानी कि यूएफा जो रियल मैड्रिड और लिवरपूल के दरमियान फाइनल हुआ उसमें भी मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल थी, और अब जो फीफा होने जा रहा है दोहा में उसमें भी मेड इन पाकिस्तान ही है। और जब फुटबॉल और मेड इन पाकिस्तान की बात होती है तो सीधा चलेंगे हम सियालकोट, और हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद हमें बताएंगे कि किस तरीके से वो फैक्ट्री है जहाँ इसकी तैयारी की जाती है। जी शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल बॉल जिस फैक्ट्री में बनी है, मैं इस वक्त उसी फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ, और मेरे साथ इस फैक्ट्री के मालिक भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस फुटबॉल में क्या अहम खसूसियात हैं। जी ख्वाजा मसूसा बताइएगा, इस वर्ल्ड कप की फ़ुटबॉल में क्या अहम खसूसियात? सबसे पहले कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी तीसरी दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया कि हम ये फीफा वर्ल्ड कप का मैच बॉल बना रहे हैं, और इसमें जो मेन खसूसियात ये हैं कि दुनिया इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करना, और बायो बेस्ड मतलब ये है कि नेचुरल मटेरियल यूज़ करना, ताकि हमारी फ़िज़ा जो है वो कम से कम पोल्यूट हो। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एडिडास ने इसके अंदर कुछ मटेरियल यूज़ किए हैं जो कि बायो बेस्ड हैं, और कुछ मटेरियल जो यूज़ किए हैं स्पेशली जो टॉप वो रिसाइकल्ड मटेरियल्स इसके अंदर डाले हैं। और दूसरी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है फुटबॉल की, इसमें सॉल्वेंट कोई यूज़ नहीं हुआ हुआ, सारा वाटर बेस्ड मटेरियल्स हैं, और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होती, और इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। अच्छा साहब, कितने पैनल पे मुश्तमिल ये बॉल? ये 20 पैनल्स के ऊपर है, स्पेशल डिज़ाइन किया गया हुआ है, और ये मोस्ट एरोडायनेमिक बॉल समझा जा रहा है इस पैनल शेप के अंदर। इसके अंदर बेशुमार टेस्ट हुए हैं, और दिस इज़ प्रूव्स टू बी द बेस्ट बॉल। अच्छा ख्वाजा साहब, ये चूँकि कतर में मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, तो ये जो कलर कम्बिनेशन है इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये नाम भी ज़ाहिर है इन्होंने अरबिक नाम रखा है इसका। तो एडिडास हमेशा जहाँ पर भी जाता है तो वहाँ के कल्चर को लाजमी उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर शामिल करता है। तो कलर्स भी इन्होंने वहीं से पकड़े हैं और नाम भी वहीं से लिया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहर सियालकोट को ये एजाज़ हासिल है कि मसलसल 3 बार फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल जो बॉल है, जो ऑफिशियल मैच बॉल है, वो इस फैक्ट्री में तैयार किया गया है। और ये तीसरा बॉल जो है वो जब मैचेस होंगे तो कतर में ये मैदानों में, कतर के मैदानों में ऑफिशियल बॉल पाकिस्तान का जो है इसकी गूंज होगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हर शख्स की ख़ास आम ये ख्वाहिश होती है कि जी वो सेहतमंद हो और फिट नज़र आए, लेकिन होता है कि ओबेसिटी जो है वो हमारे माशरे में अब जड़ें उसकी मजबूत होती जा रही हैं। अब इस सब पे हम क्या करें हम
ठीक है, लोग पैसे खर्च करते हैं, दे गो टू जिम्स एंड ऑल, बट वो ये भूल जाते हैं कि डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस सब पे महक जो है वो कहीं जा चुके हैं। हेलो महक, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं और कहाँ हैं और किसके साथ हैं? मैं इधर हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं उमेरा हील, फिटनेस ट्रेनर है, स्किन एक्सपर्ट हैं। ये सबसे पहले ये कि जो फैसल ने बात की ना कि भाई आप अगर मोटे हैं तो आप अपने मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि मोटापा एक बीमारी होती है और इस बीमारी से बचने के लिए आपको बहुत जतन करने पड़ते हैं। कुछ लोग गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं ये जतन करते करते। सो मेरा हिल मुझे ये बताएं कि अभी हम क्या बनाने वाले हैं स्पेशली मोटापे को कम करने के लिए। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है वो कि मोटापे को कम नहीं करना, मोटापा आने ही नहीं देना। मोटापा आएगा तो फिर आप कम करेंगे ना। तो अपनी बॉडी को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए आपको बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। और डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप के अपने ड्रिंक्स होते हैं, मतलब रिफ्रेशिंग वाटर्स बनाते हैं, डिटॉक्स वाटर्स होते हैं, टीज़ होती हैं। आज मैं आपको थोड़ी डिफरेंट सी एक चाय बनाना सिखाऊंगी। अच्छा। अगर आप सिर्फ दिन में, अगर जिनका वेट ज़्यादा है वो दिन में 2 कप पियेंगे, और जिनका वेट ज़्यादा नहीं और खाते बहुत हैं लेकिन कि वो चाहते हैं कि वो मेंटेन अपना वेट ज़रा रखें, तो उनके लिए कि वो दिन में 1 कप लाजमी पीना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सिंपल ये कि आपने जितनी चाय बनानी, जैसे लाइक मोस्टली हम 1 कप बना रहे होते हैं, 1 कप हमने चाय का पानी रखा है, सादा पानी रखा है। ठीक है। इसमें 4 से 5 हम काली मिर्च डालेंगे। ठीक है। अच्छा, 4 से 5। हाँ, नॉर्मली होता है कि लोग काली मिर्च को खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काली मिर्च ना आपकी बॉडी का फैट निकालने में बहुत इफेक्टिव है। ओह, अच्छा। खासकर वो फैट जो कि जमा हुआ होता है, जिसको हम येलो फैट कहते हैं, उसको बहुत जल्दी निकालती है। और इसको वैसे भी खाने के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये आपको मोटापा नहीं लाने देती। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम डालेंगे, इसमें डालेंगे 1/4 चमचा मेथी दाना। अच्छा, ये 1 कप का रेशियो बता रही हूँ मैं, इसलिए कि मेथी दाना गर्मी है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गर्म होता है। यस, ओके, ठीक। और इसमें हम 4 से 5 पत्तियाँ डाल रहे हैं सना मक्की की। ठीक है। सना मक्की का बहुत नाम सुना होगा तो, लेकिन ये वज़न कम करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। 3 चीज़ें डालिए, इसको खूब पकाएंगे, जोश आएगा। इसमें आपने 1 टी बैग डाल देना। अच्छा, टी बैग आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो भी इजीली अवेलेबल है। जैसे कि जिंजर आपका लेमन के साथ मिल रहा है, जिंजर है, लेवेंडर है, कैमोमाइल है, नॉर्मल है, कोई भी अगर मिल रहा है तो वो ग्रीन टी आपने इसमें ऐड कर। और नहीं है टी बैग तो आप जो नॉर्मल आपके जो खुली भी वो आती है, ग्रीन टी आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, इसको खूब पकाएंगे, अच्छी तरह से जोशा लेंगे। जब जोश आ जाएगा तो इसके बाद आपने इसको स्ट्रेन करना है, छानना है। छानने के बाद आपने 1 कप पीना है। अच्छा, खाना बहुत हैवी है तो खाने के साथ पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है। नहीं तो सुबह 1 नाश्ते के बाद और 1 रात सोते वक्त। ठीक है। ये 2 कप आपने लाजमी पीने हैं। तो ये बहुत तेज़ी के साथ वेट कम करता है। जो बहुत ज़्यादा इनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ब्लोटिंग रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड कर लें। जिंजर ऐड कर लें। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि सुबह उठते साथ आप एक गर्म गिलास पानी पी लें, आपका वेट फ़ौरन से कम होना शुरू हो जाता है। तो खैर ये था ना कि आप अपना वेट जो है वो मेंटेन रखें, लेकिन जब वेट कम करने की बात आती है तो ये वाकई है कि आप सुबह उठते साथ एक गर्म, वैसे सुबह उठते साथ पानी तो ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन एक गर्म गिलास पानी आप पी रहे हैं तो ये वाकई इफेक्टिव है। अच्छा, पानी का ये बताऊं आपको कि पानी पीना ही गर्म चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, फौरन से ठंडा पानी फ्रिज से निकालते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करें। जितना गर्म पानी या नॉर्मल पानी पिएंगे आप अपने आप को उतना ही हेल्दी पाएंगे। ना आपका वेट बढ़ेगा, ना आपकी बॉडी के अंदर जाके फैट जमा होगा, ना आपको सुस्ती रहेगी, ना आपकी स्किन खराब होगी, ना कोई और इशू आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है, ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े से उसको पी सकते हैं। मेथी दाना जो है डायबिटिक पेशेंट्स का इलाज है, तो वो इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी का हाई बीपी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे कि ये हर तरह के लोग पी सकते हैं। इसमें आप दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हर तरह का वजन कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। मुफीद है, सही है। अब हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट भी कुछ बनाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको साथ साथ एक चीज़ बताऊँ। अभी आपने कहा इसमें गर्म पानी इसी से ले लेती हूँ। हमें इसमें गर्म पानी चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे चाय की हम बात कर रहे होते हैं तो चाय हम पी रहे होते हैं कि कहवा पी रहे हैं, अरबी चाय, अरबी कहवा है, ये इंडियन कहवा है, ये पाकिस्तानी टर्किश कहवा है, टर्किश कहवा है। लेकिन जो हमारी जापानीज जो टी होती है वो भी एक बड़ी मज़े की चाय होती है। अच्छा, और वो होती है माचा टी। माचा टी ये होती है इस तरह की। अच्छा, वो लोग गर्म पानी ही पीते हैं नॉर्मली,
और आप देखें कितने फिट रहते हैं, हेल्दी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। अच्छा माचा टी, बिल्कुल माचा टी इस तरह से होते हैं, ग्रीन पाउडर में भी मिलता है, कैप्सूल भी मिलता है, इसके जो है ना तो ये इजीली अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है वरना कैप्सूल। लेकिन इसको पीने का खास तरीका होता है, इसको आप स्मूदी में डाल सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं। ओके। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आपने इसको गरम चाय के वो गरम पानी के अंदर मिलाना है और थोड़ा सा इसको विस्क करना पड़ता है, लाइक उसको ब्लेंडर मिक्स कर लें अच्छी तरह से, जैसे हम दही फेंटने वाले के साथ ना मिक्सर के साथ उसको मिक्स करें तो वो बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। तो वो करके आप इसको पीना शुरू करें। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को एक तरह से एनर्जाइज करता है। ओके। और ये आपकी वेट को जो ना मैनेज करता है, बैलेंस करता है। ये आपका वेट जल्दी से बढ़ने नहीं देता, जल्दी से मतलब ये नहीं होगा कि आप एकदम से खाएंगे कोई जादू की है कि आप पिए और खत्म हो गया वेट, नहीं। लेकिन ये आपका वेट नहीं बढ़ने देता, आपको हेल्दी रखता है। ओके। और इसकी खास बात है कि माचा टी अगर आप पियेंगे, अगर लोगों को लगता है कि टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका सिर्फ सबसे अगर रिजल्ट चाहिए तो गर्म पानी में इस तरह मिला के खूब विस्क करके और देन आप इसको पिए तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। और ये आपको किस तरह से इतनी रूटीन बनानी चाहिए? दिन के आगाज पे पीना चाहिए, खाने के बाद पीना चाहिए? 1 कप 2 कप कितने? नॉर्मली 2 कप इन अ डे जो है ना बहुत अच्छा होता है। और जिनका वेट ज़्यादा होता है तो उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ खाने के साथ इस तरह की कोई चीज़ पीना शुरू करें बनस्बत बजाय इसके कि लाइक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कोई जूस पी रहे हैं, वो इसके बगैर तो आपका डिनर या लंच तो मुकम्मल ही नहीं ना होता। अच्छा मेरा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी रात को सोने से पहले आपका जो आखिरी इंटेक है वो पानी होना चाहिए, और स्पेशली अगर गर्म पानी अगर आप रात को सोने से पहले पी लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये क्या ऐसे ही हकीकत? बिल्कुल अच्छी बात है, गर्म पानी पीना चाहिए। होता है कि आपकी पूरी बॉडी को वो डिटॉक्स कर देगा। और दूसरी बात है कि उस गर्म पानी में थोड़ा सा आप शहद डाल दें। अच्छा देखिए होता क्या है कि शहद की क्या लॉजिक है कि एक तो शहद सारी उसके अंदर अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, जन्नत का एक नहर है वो जन्नत की। तो जब आप शहद डाल के गर्म पानी में पीते हैं तो आप ये सोचें कि आप आराम कर लेते हैं, आपकी बॉडी आराम कर लेती है, लेकिन आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ऑल द डे मतलब 24 आवर्स चलते रहते हैं। दिल भी चलता रहता है, हर जैसे वो रुकेंगे तो गया आदमी। उनकी टोनिंग, उनकी जो सर्विस है वो रात को शहद वाला पानी करता है। अच्छा। तो आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है तो उसको बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए जो शहद वाला आप पानी पीते हैं तो एक तरह से उनकी टोनिंग, उनकी सर्विस हो रही होती है। सही है। तो वो अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत हेल्दी रखता है। अच्छा मैंने ये अक्सर सुना जी कि आप अगर रॉ शुगर यूज़ नहीं करें तो आप जनाब शक्कर लें, गुड़ लें, लेकिन होती तो सब में ही कैलोरीज है ना। शक्कर अगर आप इस्तेमाल करें या गुड़ इस्तेमाल करें तो मैं चाहूँगी कि जो हार्ट पेशेंट हमें देख रहे हैं या फिर जो डायबिटिक पेशेंट हमें देख रहे हैं, शक्कर का इस्तेमाल अगर वो करते हैं या गुड़ का इस्तेमाल हमें वो अगर वो करते नज़र आते हैं, वो कितना उनकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है? देखिए शक्कर जो है नेचर की तरफ हम आते हैं, लेकिन वो भी आपको लिमिटेड ही करना है। अच्छा शक्कर के बजाय आप गुड़ और शक्कर बहन भाई हैं, उन दोनों को हटा दीजिए। उसके बाद नंबर आता है स्टीविया का। अच्छा स्टीविया जो है प्लांट सोर्स आपका स्वीटनर है, ठीक है, और लेकिन वो भी नेचुरल यूज करें तो अच्छा है, वो पत्ते तोड़ के इस्तेमाल कर लें। अच्छा जो आजकल मिल रहा है मार्केट से वो ना लें। हाँ इससे कि देखिए वो प्रोसेस करके फिर वही बात होगी। अब वो पत्ते मिलते हैं वो वैसे ही होते हैं, वो स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करें। और उसके बाद उसके अलावा भी कोशिश ही करें कि आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाएं। अच्छा जो अपने फ्रूट की शुगर है वो इस्तेमाल करें। वो बिकॉज़ फ्रूट में तो इतना ज्यादा शुगर होता है ना कि आपका वही शुगर इनटेक अगर हो जाता है तो वो दिन भर का वो जो एक कहता है ना शुगर का आपने वो लेना हिस्सा वो कंप्लीट हो जाता है, तो उनको एहतियात करनी सही है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे देखने वाले, लास्ट में सवाल है कि जो कि ग्रीन टी में भी चीनी डाल देते हैं वो ग्रीन टी शौक में पीते हैं ना, शौक में पीते हैं। अच्छा ग्रीन टी जो है ना बॉडी को डिटॉक्स करती है, लाजमी दिन में 2 से 3 कप आप पी सकते हो, उसका कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट का इशू नहीं है तो आप उसमें लेमन या उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुगर जितनी अवॉइड करें। वेट के अलावा भी एक आम जो बहुत लीन सा बंदा है वो भी जो है शुगर का मतलब इंटेक कम से कम होना चाहिए। सही है, ठीक है। तो जनाब हमारी ग्रीन टी भी बन चुकी है। थैंक यू सो मच उमेरा हिल, आप हमारे साथ मौजूद थी। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे, मैं चाहूँगी कि आप इसके अंदर जो है ना उधर डाल के भी दिखा दें। तो जब हम नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे तो स्किन के हवाले से पूछेंगे, क्योंकि हम अक्सर ही करते हैं कि वेट कम करने के चक्कर में ना अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, हमने स्किन को भी बड़ा अच्छा रखना है। तो जनाब ये वो ग्रीन टी बन गई है, जादुई ग्रीन टी है। दिन में 1 से 2 कप आप प्लीज़ ज़रूर पिए ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। और अगर आप थोड़े से भी मोटे हैं तो जनाब वो हो जाए। तो मैं ज़रा पी के देखती हूँ, गर्म है लेकिन क्या करें, इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं। अच्छा ये बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल टेस्टलेस है, लेकिन ये है कि जनाब ये आप पियेंगे, मैं ब्रेक में पी लेती हूँ, ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।